तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। CL राव साहब, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। वाह क्या बात है। ये हुई ना बात। नमस्ते आनंद वर्मा जी, बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेट नाइट सेशन को। और हम लोग देर रात मिलते हैं कुछ बातें करने के लिए, और ये बात करते करते थोड़ा बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये हमारा टाइम है आप लोगों से बात करने का। कभी जल्दी बैठना हो पाता है, कभी थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन हम लोग आप लोगों के साथ जो है बात जरूर करते हैं। तो आप सभी साथियों को जो यहाँ जुड़े हुए हैं देर रात तक, उनके लिए आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और प्रशांतो जी, मृदुल जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है। यही तो समय है जब आप जगह हैं। मैं देखना चाह रहा था कितने लोग जगह हैं, तो 30 लोग जगह हैं। वाह, तो 30 लोग जगह हैं तो कमाल हो गया। 10 लोग और जुड़ जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। कुछ लोग विभूति जी नमस्ते। तो हमेशा आनंददायक तरीके से रहिए और डेली जो है ज्ञान अर्जन करते रहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि लगातार अगर आप पढ़ेंगे ना, साल भर पढ़ेंगे या 3 महीना 4 महीना लगातार पढ़ेंगे, और ये आदत जो है अपने अंदर अगर बना लेंगे ना, तो बहुत ही शानदार होते हैं। कई लोग पूछते हैं सर आप देर रात आते हो बहुत। हाँ, मैंने कहा देर रात जरूर आते हैं, लेकिन आते हैं। और दरअसल हम साल भर पढ़ाते हैं। आप जब जुड़े हैं हमारे साथ तो किसी प्रमोशन एग्जाम के लिए नहीं, आप प्रमोशन तो हो ही जाएगा आपका, लेकिन आप साल भर हमारे साथ जुड़ के बहुत सारी बैंकिंग नॉलेज जो है पाएंगे। तो आप सभी साथियों का आज के सेशन में स्वागत है। आप सभी के लिए आज के सेशंस में हम पेश करते हैं एक गाना। सबसे पहले गाना पेश करेंगे। देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो एक गाना हम सुनाते हैं आपको हल्का फुल्का करने के लिए। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। मुझे क्या हुआ ये मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। मुझे क्या हुआ ये मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा जमी पर, सीने पे क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। है ना, रात कली एक ख्वाब में आई। तो वाह, मजा आया ना, वाह क्या बात है। तो जिंदगी में हल्का फुल्का रहना बहुत ज़रूरी है। और आपके जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, ये सिखाने के लिए था कि आप अपने अंदर अपने आप को रिचार्ज करने के लिए एक संगीत एक बड़ा माध्यम हो सकता है। सुनने के साथ साथ गाने की भी कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं कि गाना बढ़िया हो, गाना आता हो, लेकिन गाते रहिए। उसमें क्या होता है, आपका मेडिटेशन हो जाता है और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उतना अच्छा तो नहीं गाता हूँ, लेकिन इतने सारे तालियों की उम्मीद नहीं थी। बहुत सारी तालियां, उनके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। और आज हम लोग चर्चा करेंगे
रिकॉल क्वेश्चन जो सब स्टाफ टू क्लरिकल का एग्जाम हुआ था 2 जनवरी 2022 को। तो इस नए साल में जो क्वेश्चंस आए थे आप देखिएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 2 जनवरी 2022 को सब स्टाफ टू क्लरिकल का एग्जाम हुआ था, और आने वाले 9 तारीख को बहुत सारे स्केल्स के एग्जाम होने वाले हैं, स्केल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, और फिर 16 तारीख को क्लरिकल टू ऑफिसर के एग्जाम होने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे जो 2 जनवरी 2022 को सवाल आए थे उस पर चर्चा करेंगे, और वो भी बैंकिंग पार्ट, क्योंकि 4 पार्ट के एग्जाम थे। पहला तो एक बैंकिंग का पार्ट था, दूसरा जो कंप्यूटर का पार्ट था, तीसरा इंग्लिश था, और चौथा मैथ्स था। तो इन 4 पार्ट में से 125 जो हैं वहां पर क्वेश्चन नंबर थे, 125 मार्क्स थे, 125 क्वेश्चन थे। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग बैंकिंग पार्ट करेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आया था, देखिए पहला सवाल। राव साहब ऑडियो वीडियो ओके है तो जरा टाइप कर दीजिएगा, सब बराबर है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएं हैं जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, है ना, इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है। इनको तो स्थान जो है इनका बहुत ही, ये चुने हुए सांसद जैसा है ना, ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में अपना सीट जो है बिल्कुल एकदम पक्का करके रखे हैं। तो सवाल क्या, सीधा सवाल कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत में रहने वाले 18 से लेकर 70 वर्ष के जो नागरिक हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। और मैक्सिमम दुर्घटना बीमा इसमें जो कवरेज मिलता है वो मिलता है 2 लाख। कितना मिलता है? 2 लाख। बहुत सही अमरनाथ जी, ओम नमः शिवाय। अरे चलो, ओम नमः शिवाय, बहुत बढ़िया यार, क्या नाम है उनका, नाम गजब का रखे भाई, है ना, ओम नमः शिवाय, क्या बात है। केशव कुमार जी, तो ये है 2 लाख। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख प्रीमियम फॉर 12 रुपीज पर एनम, और इसके एज लिमिट है 18 to 70। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कवरेज भी मैक्सिमम 2 लाख है, उसका प्रीमियम 330 है, और 18 से 50 बरस के जो नागरिक है इसका भाग ले सकते हैं, और 50 बरस तक अगर एंट्री कर लिए तो 5 साल और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 12 रुपए का प्रीमियम होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, और कवरेज होता है एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ हुई तो फिर 2 लाख मिलेगा। अगर वो परमानेंट डिसेबल हो गए, पूरी तरह से विकलांग हो गए, तो कितना मिलेगा? पूरी तरह से विकलांग हो जाने पर उनको 2 लाख मिलेगा। और अगर पार्शियल जो डिसेबिलिटी हुई तो 1 लाख मिलेगा। और ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम को 3 भागों में बांटा जाता है। एक हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी को जाता है 10 रुपया, 1 रुपये जो जाता है वो एजेंट को जाता है, और 1 रुपया बैंक का एडमिन चार्ज। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी भी कारण से मृत्यु हुई तो 2 लाख का कवरेज मिलता है। और सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल डेथ पर ही इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, या अगर उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तभी मिलेगा। तो कई लोग पूछते हैं कि सर अगर एक व्यक्ति जो है दोनों का बीमा लिया हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो कितना मिलेगा? तो वो केस टू केस जो है वो डिपेंड करेगा। अगर दुर्घटना की वजह से उनकी मृत्यु हुई है तो उनको 4 लाख मिलेगा। अगर सामान्य मृत्यु हुई है तो 2 लाख मिलेगा, क्योंकि उन्होंने दोनों योजनाओं का लाभ लिया है, या दोनों योजनाओं में भाग मतलब इनका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो अगर दुर्घटना में मौत होती है तो दुर्घटना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी मिलेगा, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी मिलेगा। अब अगर साधारण मृत्यु हो जाती है, तो केवल 2 लाख मिलेगा। तो ये बात हुई ना। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर खूब सारा जो है अब अगर मान लीजिए खूब सारा दारू पी के मर गया तो कैसे होगा, सुसाइड कर लिया तो कैसे होगा? तो वही, सुसाइड करना एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता है। खूब सारा, हाँ हमारे मुस्कुरा रहे हैं विभूति जी, है ना। तो वहाँ पर जो है बहुत सारा दारू पी के मर गया थोड़ी ना सुसाइड, वो तो एक्सीडेंटल हुआ।
तो उसमें ये क्लेम नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? 2 लाख। आप देखिए ये सवाल जितने आए हैं ना, आपके जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम है, जो हमारे सब स्टाफ साथी हैं जो क्लरिकल में जा रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल वही सवाल आ सकते हैं जो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर जितने भी सवाल डिस्कस होंगे आप देख लीजिएगा, आपके प्रमोशन एग्जाम में भी वही सवाल आएंगे। अब बात करते हैं, देखिए सवाल क्या था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HUF? क्या पूछा गया? HUF का फुल फॉर्म पूछा गया। तो HUF का फुल फॉर्म जरा हमारे होनहार साथी टाइप करके बता दीजिए कि HUF का फुल फॉर्म हिंदू क्या है। अनडिवाइडेड फैमिली। वाह, हाँ बोलना नहीं है मेरे साथी, यहाँ पर टाइप करते चलिए वहाँ पर। तो HUF का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई व्यवसाय चलता है, तो यहाँ पर एक्चुअल में एक सवाल, ये सवाल ऐसा पूछा गया था कि HUF में जो H है वो उसका फुल फॉर्म क्या है। HUF में जो H है उसको क्या कहते हैं, तो क्या होगा, वो होगा हिंदू। H जो था वो पूछा गया था हिंदू। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हिंदू अविभक्त परिवार मिलके अगर कोई बिजनेस चलाते हैं तो उस घर का जो मुखिया होता है वो कर्ता होता है, बाकी को पार्टनर होते हैं और बिजनेस करते हैं। इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इसका अकाउंट किस तरह से ऑपरेट करते हैं हम लोग, उसके अकाउंट में कौन जो है वो होगा, ये तमाम चीजें जो बैंकिंग दृष्टिकोण से इसलिए जानना जरूरी है और इसीलिए इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 पूछा गया है, ए बैंक अकाउंट इज टर्म एज ए इनऑपरेटिव अकाउंट if there have been no transaction in account for how many days, how many years। यहाँ पूछा गया है कि एक बैंक अकाउंट है, उसका अगर लेन देन कितने दिनों तक नहीं होता है तो उसे इनऑपरेटिव कहा जाएगा। ये देखिए है ना, एक उसका ATM में ताला लगा दिया किसी ने। पीछे का स्क्रीन मजा आ रहा है ना विभूति जी, है ना। विभूति जी आप हिलिए मत ना, हिलिए मत, एकदम कैमरा को फिक्स कर दीजिए। कैमरा कहीं हाथ में ही पकड़े रहेंगे क्या, हाथ दर्द नहीं करेगा? एक जगह बैठ, एक जगह, हाँ सोए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरा को तो भाई उसको भी तो आराम करना है ना भाई। है ना विभूति नारायण जी, है ना। कैमरा भी बेचारा भी तो थक जाएगा ना ऐसे ऐसे हिलते हिलते, तो उसको बोलिए कि एक जगह बैठ जाए कैमरा पे, है ना। तो ए बैंक अकाउंट टर्म इन ऑपरेटिव इफ देयर हैव बीन नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट फॉर हाउ मेनी ईयर। एक बैंक खाता जो है इनऑपरेटिव कहलाएगा अगर उसमें किसी तरह का लेन देन नहीं होगा। कितने साल तक? 2 सालों तक अगर लेन देन नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा? इनऑपरेटिव कहलाएगा। और इनऑपरेटिव अकाउंट कौन कौन से होते हैं? जो परिचालित होते हैं वही होंगे। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये जो है इनऑपरेटिव होंगे। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल तो हर जगह पूछता है। ये पूछा है, ए डीडी कैन नॉट बी पेड इन कैश। कितने रुपए का डीडी जो है नकदी में भुगतान नहीं किया जा सकता, ये सवाल पूछा गया है। कि एक डिमांड ड्राफ्ट है, अगर आपके काउंटर में प्रेजेंट होता है तो कितने रुपए से का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो नगद में भुगतान नहीं किया जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रीति जी। हाँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए या बात करने के लिए ठीक है, बट ये जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब स्टाफ टू क्लरिकल के लिए आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं उनमें कैसा सवाल पूछा गया था। यही सवाल क्लरिकल टू ऑफिसर में भी सवाल पूछता है, सेम टू सेम। तो जहाँ तक बैंकिंग के परिदृश्य से देखें तो सब स्टाफ टू क्लरिकल और क्लरिकल टू ऑफिसर्स में जो सवाल आते हैं वो सेम टू सेम जैसे होते हैं। तो एक डिमांड ड्राफ्ट है वो नगद में भुगतान नहीं किया जाएगा अगर उसकी राशि 20,000 या उससे अधिक हो। अगर यही सवाल दूसरे तरीके से पूछ दिया जाता कि एक डिमांड ड्राफ्ट का नगद भुगतान किया जाएगा, राशि कितनी होगी, तो उसका आंसर क्या होगा? क्योंकि सवाल तो ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो ये सवाल तो सीधा पूछा गया कि एक डिमांड ड्राफ्ट जो है कैश काउंटर में प्रेजेंट होता है, तो काउंटर में प्रेजेंट होने पर उसका नगद भुगतान नहीं किया जाएगा, तो वो 20,000 एंड अबव है। लेकिन अगर कैश में भुगतान किया जा सकता है कितने रुपए तक के डिमांड ड्राफ्ट का, तो वहां पर हमारे सतीश कुमार जी राव साहब लिख रहे हैं 19,999। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर पूछा गया है,
व्हाट इज द मैक्सिमम एजुकेशन लोन अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग? मैक्सिमम एजुकेशन लोन जो क्लासिफिकेशन है प्रियॉरिटी सेक्टर लोन में कितना रुपए है? ये भी देखिए कैसा सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम एजुकेशन लोन अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो ये एजुकेशन लोन जो है इसमें बदलाव किया गया है। पहले 10 लाख होता था, लेकिन सितंबर 2020 से इसमें बदलाव किया गया है। इसलिए बार बार सवाल पूछ के वो आपको जताना चाहता है ना? क्या करना चाहता है? एग्जामिनेशन जो वाले या IBPS वाले आपको जताना चाहते हैं कि भैया ये लिमिट बढ़ा दी है, पब्लिक को दीजिए, है ना राव साहब? यही उद्देश्य है ना? IBPS का यही उद्देश्य है कि 20 लाख हो गया भैया। सवाल इसलिए पूछता है बार बार, और सवाल पूछने के माध्यम से आप जान पाते हो कि ये जो है ना 20 लाख बढ़ गया, आप पब्लिक को दो, है ना? कुछ बोल रहे हैं राव साहब? जी जी बिल्कुल सही, है ना? जब भी कुछ बदलाव आता है ना तो सवाल, तो जो एग्जामिनेशन जो लेते हैं ना IBPS, तो वो उसी का सवाल पूछने लगते हैं। क्या क्यों पूछने लगते हैं? कि कम से कम वो जाके पढ़ेंगे, है ना, उसका सेवा विस्तारित करेंगे, इसलिए। तो द मैक्सिमम एजुकेशन लोन अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर वो है ₹20 लाख, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर। अगर जो एजुकेशन करने के लिए, हायर स्टडी के लिए जाते हैं, तो उनको 20 लाख रुपए तक का जो है प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्लासिफाई किया जाता है। मान लीजिए कोई एजुकेशन लोन होता है 25 लाख का, तो 25 लाख का एजुकेशन लोन, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई है वो तो बहुत महंगा हो गया है, तो उसमें 20 लाख जो है वो प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा और 5 लाख जो है नॉन प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, वाह ये तो शानदार है। शानदार सवाल, पढ़ता हूं सवाल को पहले। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। If someone comes to bank and wants to open an account jointly with his relative, but he wants to operate the account till he live and this type of account mandate is called। एक व्यक्ति आपके शाखा में आता है और कहता है कि सर मुझे जॉइंटली खाता खोलना है, और उसमें उस खाते में जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं ही उस खाते को ऑपरेट करूंगा। मेरे मरने के बाद ही जो मेरे रिलेटिव हैं जिनके साथ मैं खाता खोल रहा हूं उनको पैसा दे दीजिएगा। तो ये क्या हुआ? कौन सा मैंडेट हुआ? ये हुआ फॉर्मर एंड सर्वाइवर। वाह ये तो जबरदस्त बात है। बढ़िया, चतुर आदमी है जो खाता खोलना है ना? देखिए जरा पिक्चर देखिए ना, खाता खोलना है, जॉइंटली खाता खोलना है, बट वो पैसा नहीं निकाल पाना चाहिए वो सामने वाला, है ना? हम ही निकालेंगे जब तक जिंदा है ना राव साहब? मजा आ गया ना? है ना? मुस्कुराइए मुस्कुराइए, मुस्कुराना भी जरूरी है, कितना टेंशन लीजिएगा है। बिल्कुल और बहुत जरूरी, और हमको तो मुस्कुराना बहुत जरूर जरूरी। आना चाहिए। जितने भी कस्टमर आते हैं सबके सामने मुस्कुराते रहिए। और हमारा तो क्या सर्विस सेक्टर का है। तो ये क्या सवाल है? एक ग्राहक आता है, बोलता है कि सर मुझे एक ऐसा खाता खोल के दीजिए जिसमें बहुत सारा पैसा हो, पैसा कोई भी जमा कर सकता है, लेकिन निकालूंगा मैं, ऑपरेट मैं करूंगा, और मेरे मरने के बाद ही जो जॉइंट वाला बंदा है उसको पैसा दीजिएगा। तो उसको बोलते हैं फॉर्मर एंड सर्वाइवर। फॉर्मर एंड सर्वाइवर बोलते हैं। और अगर यही खाता होता कि कोई व्यक्ति आता आपकी शाखा में और कहता कि मुझे एक ऐसा जॉइंट खाता खोलना है मेरे रिलेटिव के साथ, मेरे चाहने वालों के साथ, कि कोई भी आए तो पैसा लेन देन कर सकता है, जब तक जिंदा है तो कोई भी आ जाए तो पैसा दे दें, उसको बोलते हैं आइदर एंड सर्वाइवर। हालांकि ज्यादातर सवाल यही पूछा जाता है जो यहाँ पर स्क्रीन पर अभी है, कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऑपरेट करूंगा, मेरे मरने के बाद जॉइंट अकाउंट को दे दीजिए, तो उसको बोलते हैं फॉर्मर एंड सर्वाइवर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। सवाल देखिए, व्हाट इज द मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस फॉर द स्पेशल सेविंग स्कीम ऑफ सेंट परम? सेंट परम ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कोई स्पेशल स्कीम है, सेविंग जमा खाता, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। तो इस जमा खाता योजना सेंट परम जो स्कीम है उसमें क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है कितना मेंटेन किया जाता है, ये सवाल पूछा गया। तो ये प्रोडक्ट से जुड़े हुए सवाल हैं। तो आप अपने अपने बैंक के जो रिटेल डिपॉजिट्स के प्रोडक्ट हैं, रिटेल एडवांसेस के प्रोडक्ट हैं, उनको देख लीजिएगा।
और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट है अगर उसको प्रमोट करता है आपका बैंक तो उसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यहाँ पर 50,000 है मिनिमम। वैसे तो और भी हैं इसमें 1 लाख 2 लाख भी हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है ये 50,000 है। ये बैंक की इंटरनल जो रिटेल डिपॉजिट स्कीम्स है उसके बारे में है कि इस खाते में अगर जो सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 50,000 होना चाहिए। और अगर 50,000 का आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है तो कुछ सुविधाएं जो हैं बैंक की तरफ से आपको एक्सटेंड की जाती हैं। वो सुविधाओं का जो है लिस्ट रहता है, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एनईएफटी फ्री रहेगा, कितने चेकबुक फ्री रहेंगे, डीडी के कमीशन कम हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये तो बहुत है, लाख टके का सवाल है भाई, है ना। कोई भी बंदा जो है झोला पकड़ के बैंक आ गया, राव साहब, झोला पकड़ के बैंक आ गया, बोले तो हमको तो पैसा जमा करना है, खाता खोलिए। तो क्या करेंगे अब वो तो बोलेगा कि पैसे देखो, झोला लेके बैंक के सामने खड़ा है, मैनेजर साहब दरवाजा खोलिए हमको पैसा जमा करना है। तो मैनेजर साहब बोलेंगे कि भाई ला केवाईसी ला, तो बोलेगा केवाईसी है ही नहीं हमारे पास, तो भी खाता खोलना है। तो ऐसे खातों को बोलते हैं स्मॉल अकाउंट, या उसको बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। उदय कुमार जी कुछ लिख रहे हैं, 10,000 लिख रहे हैं। अमरनाथ जी 50,000 लिख रहे हैं। अमित जी क्या लिख रहे हैं, अरे दादा रे क्या क्या लिख रहे हैं, 50,000 से 1 लाख लिख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अपना अपना लिखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक स्मॉल अकाउंट है तो उसमें किसी भी समय उस खाते में मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है, ये सवाल पूछा गया। तो वहां पर जब कोई स्मॉल अकाउंट है तो किसी भी टाइम उस खाते में 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं हो पाएगा, उसका एक कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, खाते में 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है 1 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, 1 महीने में 10,000 का विड्रॉल कर सकते हैं। चौथा कंडीशन है 1 महीने में 4 विड्रॉल कर सकते हैं। पांचवा कंडीशन है इसमें फॉरेन एक्सचेंज जो है क्रेडिट नहीं हो सकता। तो ये हुई ना बात, सतीश कुमार जी ने कितना बढ़िया लिख दिया। ईयरली डिपॉजिट, ये है फाइनेंशियल ईयर जो होता है वैसे डिपॉजिट है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। वाह ये हुई ना बात शानदार। हम दो हमारे दो, क्या बात है, और एक घर, वो भी सेंट्रल बैंक के साथ, मजा आ गया। तो यहां पर सवाल देखिए पढ़िए, हाउसिंग लोन कैन बी गिवन टू द बोरोवर फॉर द एज ऑफ मैक्सिमम। तो जो हाउसिंग लोन दिए जाते हैं वो किसी बोरोवर को कितने समय तक के दिए जाते हैं। प्रीति तिवारी जी लिखते हैं 70 साल, और लिखिए और लिखिए। कितने साल के लिए दिए जाते हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं 65 साल, रेडमी भाई लिखते हैं 70 साल, सतीश जी लिखते हैं 70, विजय कुमार जी 75। सबके यहाँ अलग अलग कानून कानून है क्या यार, सब अलग अलग, हाँ अलग अलग होगा ना सर्कुलर में। प्रशांता जी लिखते हैं ओम नमः शिवाय, कुछ लिखे भैया ओम नमः शिवाय। कौन है भैया ओम नमः शिवाय, नाम बताइए कौन है ना। 75 ईयर लिखते हैं। राव साहब 70 लिखते हैं। आपके इलाके में 70 चलता होगा है ना, सबका इलाका है। विभूति जी लिखते हैं 18 से 70 है। तो ये जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए है। और ऐसे हाउसिंग लोन का पॉलिसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो पॉलिसी है तो यहाँ पर मैक्सिमम एज उसका रिपेमेंट 75 ईयर तक है। हाउसिंग लोन कैन बी गिवन टू द बोरोवर फॉर अटेंडिंग द एज ऑफ द मैक्सिमम 75 ईयर्स। कितना, मैक्सिमम 75 ईयर्स। तो यहाँ पर भी देखिए, ऐड में भी देखिए आप, ऐड में भी बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाती है। लिखा है आसान सुविधाजनक परेशानी मुक्त ऋण प्रक्रिया, कम ईएमआई, ऋण चुकाने की सीमा 75 साल तक, ऋण चुकाने की अवधि मैक्सिमम 30 साल तक, कोई पूर्व भुगतान, कोई शुल्क नहीं। तो ये मैक्सिमम हाउसिंग लोन जो है रिपेमेंट के तौर पे 30 ईयर्स, और मैक्सिमम जो बारोवर की एज होगी कब तक होगी, वो होगी 75 ईयर्स। तो कितने छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, और आपको इससे आइडिया मिलेगा कि आप अपने अपने भी ना बैंक के जो स्कीम्स हैं उनके हाउसिंग लोन वगैरह के, उनको आप देख लीजिएगा और देख के उनको जो है इसको लिख लीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर,
सवाल नंबर 10, वाह मजा आ गया ना सवाल नंबर 10 देख के। सवाल नंबर 10 देख के देखो आपको मजा आ गया। लॉकर लेना पड़ेगा ऐसे, लॉकर में देखिए कितना माल रहता है। हाँ जी। तो सवाल नंबर 10 कहता है हाउ मेनी टाइम्स ए लॉकर होल्डर्स कैन ऑपरेट हिज लॉकर एज फ्री सर्विसेज। जो एक साल में कितने बार का जो है वो फ्री मिलता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो ये तो कितना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 15 टाइम्स है। कितना है 15 टाइम्स है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और वैसे अलग आपकी पॉलिसी से आप अब देख लीजिएगा, पॉलिसी के हिसाब से कि किस में कितना आपके यहाँ है। और यहाँ पर सेंट्रल बैंक की पॉलिसी में देखेंगे तो एक साल में जो है आपको कितनी बार मिलता है। अरविंद मंडल जी लिखे हैं, आशीष कचारे जी 12 इन 1 ईयर, अमित जी 12 इन 1 ईयर। अरविंद जी लिखते हैं क्या चीज लिखते हैं, अरे ये कहाँ चला गया। हाँ, तो यहाँ पर ये सेंट्रल बैंक के लिए ये जो स्कीम्स है यहाँ पर, और यहाँ पर लॉकर से पूछा गया कि एक लॉकर ऑपरेटर जो है, लॉकर का खातेदार जो है, कितनी बारी वो लॉकर ऑपरेट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसके बाद लॉकर ऑपरेट करता है तो उसको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, सर्विस चार्ज दे के ही लॉकर ऑपरेट कर सकता है। और ये जो लॉकर ऑपरेट कर सकता है, वाह कितना मजा आ रहा है ना अरविंद जी लॉकर देख के, है ना। वाह सोने का देखो तो कितना बिस्किट रखा है राव साहब, मजा आ गया ना देख के, हैं। दे लॉकर में इतना बड़ा लॉकर है, ये जो बड़ा साइज का लॉकर दिख रहा है ये तो। तो एक लॉकर को जो है 15 टाइम्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कर सकता है। कितना 15 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स ए लॉकर होल्डर कैन ऑपरेट लॉकर एज ए फ्री सर्विसेज, 15 बारी कर सकता है। उसके बाद जो क्या होगा, उसके बाद सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये भी देखिए क्या सवाल पूछा गया है। इन विच टाइप ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट इज नॉट टू बी पेड। जो बैंक में डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि बैंक का मुख्य मूलभूत काम क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और वही डिपॉजिट पब्लिक को लोन के रूप में डिप्लॉय करना। तो जो डिपॉजिट रहता है उस पर ब्याज देते हैं, जो लोन देते हैं उस पर ब्याज लेते हैं। लेकिन एक ऐसा डिपॉजिट है जहां पर ब्याज नहीं देते, और वो कौन सा डिपॉजिट है, वो है, ऑप्शन आपके दिए हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। तो वो उसका सही उत्तर है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर कोई ब्याज पे नहीं करते और उसमें सर्विस चार्ज वगैरह वसूलते हैं। और अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो अलग अलग उसके जो हैं जो उसकी फैसिलिटीज हैं कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, करंट अकाउंट के हिसाब से उनको जो है फैसिलिटी दी जाती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल देखिए। सवाल पूछा गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की योजना में अगर एमआईडीआर और क्यूआईडीआर के जमा करनी है तो कम से कम कितनी अवधि के लिए ये खोला जाता है। कम से कम कितनी अवधि के लिए, अधिकतम तो 10 साल होता है, लेकिन यहाँ पर अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो मिनिमम 7 डेज होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स होता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में मंथली इंटरेस्ट डिपॉजिट रिसीट, मतलब जिसमें हर महीना ब्याज लेना है या क्वार्टरली ब्याज लेना है, तो ऐसे खातों को मिनिमम कितने साल, कितने मिनिमम जो है कितने पीरियड के लिए ओपन किया जाएगा। उदय कुमार जी बोल रहे हैं मिनिमम 7 डेज। तो 7 डेज में क्या ब्याज दीजिएगा उसको, हैं क्या ब्याज दीजिएगा उदय जी, अमित जी, हैं। अगर 7 दिन के लिए खुलेगा एमआईडीआर, एमआईडीआर का मतलब क्या है, मंथली इंटरेस्ट डिपॉजिट रिसीट। और क्यूआईडीआर का मतलब क्या हुआ कि क्वार्टरली इंटरेस्ट रिसीट, जो डिपॉजिट रिसीट है। तो महीना महीना ब्याज लेते हैं ना, मूलधन रहता है वैसे ही, और महीना महीना ब्याज लेते हैं। तो ये मिनिमम कितने दिन के लिए खोला जाना चाहिए, और ये खोला जाएगा मिनिमम 1 ईयर के लिए। साथ ही साथ इसमें कुछ अमाउंट भी है, हाँ अरविंद मंडल जी लिखे हैं बढ़िया, मिनिमम 1 ईयर के लिए। और साथ ही साथ इसमें क्या है, एक राशि का भी है कि कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए।
तो वो राशि जरा आप चेक कर लीजिएगा अपने अपने उसमें। हालांकि यहाँ पर 5,000 होना चाहिए, मिनिमम 5,000 होना चाहिए। तो यस, हमारे अरविंद कुमार मंडल जी लिखे 5,000। तो आप अपना प्रोडक्ट देख लीजिएगा कि जो क्वार्टरली इंटरेस्ट डिपॉजिट रिसिट है और जो मंथली इंटरेस्ट डिपॉजिट रिसिट है वो मिनिमम 1 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम तो 10 साल का होता है। अब इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो 5,000 है। तो आप अपने बैंक की देख लीजिएगा पॉलिसी। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के जो सवाल आए थे पिछले संडे को 2 जनवरी 2022 को। तो उसके सवाल और सवाल से आपको आइडिया होगा कि आप किस तरह से अपने बैंक के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए इशूड चेक। अगर कोई एक चेक जारी करता है तो उसकी वैलिडिटी कितने समय तक रहती है, ये सवाल पूछा गया। वैलिडिटी, ये तो बहुत ही सरल सवाल है। वैसे काफी साथियों ने बोला कि सभी सवाल बैंकिंग के उनसे बन रहे थे। तो बैंकिंग के जितने सवाल थे सारे जो है बहुत ही आसान थे। तो बैंकिंग से, क्योंकि जो सब स्टाफ साथी होते हैं जिन, वो क्या होता है बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वाउचर से लेके चेक से लेके और भी चीज़ों से लेके, तो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। तो पूरा बैंकिंग उनको आता है ना। अब उनको दिक्कत होती है तो इंग्लिश में होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में और कंप्यूटर में। तो 2 चीज़ों में थोड़ी दिक्कत होती है, इंग्लिश और कंप्यूटर में। गणित वगैरह भी वो कर लेते हैं, क्योंकि गणित भी जो मैथ्स आए थे वो भी बहुत सरल आए थे। अब बात करते हैं अगले सवाल। हाँ, इसी सवाल का आंसर जो है, एक चेक इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स। चेक जो है 3 महीने के लिए वैलिड होता है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल पूछा गया अटल पेंशन योजना के बारे में कि अटल पेंशन योजना के तहत अगर कोई हितग्राही जो है सब्सक्रिप्शन लेता है तो जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसको जो पेंशन दी जाएगी, तो अटल पेंशन योजना में कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक पेंशन की सुविधा दी जाती है, ये सवाल पूछा गया। तो है ना सरल सवाल कि व्हाट इज द पेंशन अमाउंट अवेलेबल अंडर अटल पेंशन योजना। तो जो अटल पेंशन योजना में कोई हितग्राही अगर लाभ लेता है जिसकी उम्र 18 से 40 साल के है और अपना वो सब्सक्रिप्शन रखते हैं, तो उनको सब्सक्रिप्शन जब करते हैं तो जब वो रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं अपने, तो 60 साल के बाद नरेंद्र जी लिखते हैं वॉइस नहीं आ रही है। तो शानदार वॉइस आ रही है। अभी तो बहुत सारा ताली बजाए हमारे साथियों ने। अभी तो हमने गाना भी गाया, इसलिए गाना गाने से पता चलता है ना आपको सुनाई दे रहा है। आवाज तो बढ़िया आ रही है। चलिए, तो व्हाट इज द पेंशन अमाउंट अवेलेबल अंडर अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना में जो पेंशन अमाउंट होगा वो कितना होगा, 1,000 से लेके 5,000 तक। The pension amount will be 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. It depends on the सब्सक्रिप्शन अमाउंट। प्रीमियम कितना, उसका जो सब्सक्रिप्शन डालते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, Which form is used for cancellation of nomination in account। अगर कोई जमा खाता है और उसमें नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहता है तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आशीष कुमार जी, DA2 है, और प्रीति जी, अमरनाथ जी, बहुत बढ़िया। तो नॉमिनेशन में क्या होता है, अगर एक होता है नॉमिनेशन जो है ऐड करने के लिए तो DA1 हो जाता है, और एक होता है नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए, वो क्या हो जाता है, DA2 हो जाता है। और एक DA3 होता है। DA3 क्या होता है, कोई वेरिएशन करना है, कोई चेंज करना है तो उसको बोलते हैं DA3। और जो DA2 है वो कैंसिलेशन के लिए। तो विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट, वो रहेगा फॉर्म DA2, फॉर्म DA2। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, वाह ये सवाल देखिए शानदार, सुनहरा सपना सवाल। होम प्लस मच मोर एंड विथ सेंट डबल। सेंट डबल, ये बैंक की एक पॉपुलर स्कीम है। सेंट होम डबल प्लस, क्या है ये, सेंट होम डबल प्लस।
तो व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम सेंट होम डबल प्लस लोन। तो बैंक की जो योजनाएं हैं, आकर्षक योजनाएं होती हैं, उनको जानने की जरूरत है। उन तो 5 चीजें मैं हमेशा बताता हूँ जब भी लोन, रिटेल लोन की बात करते हैं, ये तो आप 5 चीजें जो है याद रखिए। एक तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस, दूसरा एलिजिबिलिटी, तीसरा मार्जिन मनी, चौथा आपका रीपेमेंट कैपेसिटी विथ मोरेटोरियम, और आपका सिक्योरिटी। तो ये 5 चीजें अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका जो है, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन प्रोवाइडेड अंडर द सेंट होम डबल प्लस स्कीम? तो सेंट होम डबल प्लस स्कीम में आपका जो मैक्सिमम लोन है वो कितना है? हमारे मंडल जी ने, अरविंद जी ने लिख दिया है, वो है 10 लाख। अब ये देखिए, ये योजना को समझिए, ये किस लिए है? सेंट होम प्लस मच मोर क्या है? जब कोई व्यक्ति घर बनाता है तो उसके सपने बहुत रहते हैं कि मेरे घर में इस तरह के जो है इंटीरियर हो, घर की जरूरत वाले सोफा हो, अच्छा बेड हो, है। तो उसके लिए जो मच मोर है, उसके लिए जो पैसा की जरूरत होती है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, क्या हाउस डेकोरेट रहता है ना, किचन में भी थोड़ा कुछ अच्छा हो जाए, चिमनी लग जाए, बहुत अच्छे से सपना देख के इंसान जो है जिंदगी में एक बार घर बनाता है। तो उसीलिए उसको मच मोर और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए, ताकि वो घर की जरूरत में, घर जो बना रहा है उसके लिए और अच्छा करने के लिए वो सामान खरीद सके, होम डेकोर कर सके, एक बढ़िया सा पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ये सब तमाम चीजें लगा सके, उसके लिए जो लोन दिए जाते हैं उसको बोलते हैं होम डबल प्लस, सेंट होम डबल प्लस। उसमें मैक्सिमम 10 लाख या 10% ऑफ प्रोजेक्ट का, ऐसा कुछ है, 10% ऑफ प्रोजेक्ट का 10 लाख मैक्सिमम। चलिए, अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म, क्योंकि डिजिटल इंडिया है ना, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल बैंकिंग, सारा चीज, तो यूपीआई का फुल फॉर्म जरा फुल फॉर्म बता दीजिए यूपीआई का। तो इसने तो क्रांति ला दी, है ना। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया जिससे कि पूरा तहलका मच गया। एक मोबाइल नंबर से आप कितना भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और उससे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट जो है कर सकते हैं, उसको बोलते हैं यूपीआई। यूपीआई आईडी हो जाता है, और उस यूपीआई आईडी में आपका मोबाइल नंबर जो है वो यूपीआई आईडी होता है, और उसके आधार पर जो है आपको कई सारे बैंक अकाउंट को जो है जोड़ दिए जाते हैं, और आपको जो है भुगतान मिलता है। तो उसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, वाह वाह किसान भाई, नमस्ते, कैसे हैं? तो व्हाट इज द लैंड होल्डिंग फॉर मार्जिनल फार्मर? मार्जिनल फार्मर के लिए लैंड होल्डिंग कितना होता है? फटाफट उदय कुमार जी 1 लिख दिए, बस नंबर 1। तो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर जो होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। और मार्जिनल फार्मर वो होते हैं ऐसे किसान जिनको सीमांत किसान बोलते हैं, जिनके पास लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक है। लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक है तो उनको क्या बोलते हैं? मार्जिनल फार्मर। और 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक है तो उनको बोलते हैं स्मॉल फार्मर। अब ये जो है बार बार आपको सवाल में पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि इनको जो है सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक वित्त पोषण इन्हीं को मिले, ये आगे बढ़ें, और जब ये आगे बढ़ेंगे और अपना विस्तार करेंगे तो फिर अपनी जीवन शैली बढ़ाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था में सीधा जो है वो योगदान करेंगे। तो मार्जिनल फार्मर मीन्स द लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर, और स्मॉल फार्मर मीन्स लैंड होल्डिंग अप अबव 1 हेक्टेयर टू अप टू 2 हेक्टेयर। मिनिमम क्या लिखें? मार्जिनल मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 50,000, ठीक है, मैक्सिमम 50,000। और दूसरा इनका अभी क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए
इनका लक्ष्य भी बढ़ा गया है प्रायोरिटी सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो लक्ष्य 18% है, उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को 10% का लक्ष्य है, पहले ये 8% का था। और वो जो 10% का लक्ष्य है स्टेज वाइज पूरा करना है। 2021 में 8% एएनबीसी था, 2022 में 9% आप एएनबीसी, मतलब 31 मार्च 22 को, 31 मार्च 23 को 9.5% और 31 मार्च 24 को ये 10% करना है। मतलब पूरे एग्रीकल्चर के अंदर जो है सब टारगेट दिया गया है कि एग्रीकल्चर तो आप करिए करिए, लेकिन उसमें 10% आप एएनबीसी होना ही होना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको आरआईडीएफ में पैसा रखना पड़ेगा, टारगेट रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड इन सेविंग अकाउंट इन विच फ्रीक्वेंसी। जो बचत खाते में ब्याज दर दी जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फटाफट टाइप करके बता दीजिए। कि आपके बैंक में जितने भी ग्राहक बचत खाता रखते हैं तो बचत खाता रखने पर आप उनको कब ब्याज देते हो, फ्रीक्वेंसी क्या है आनंद वर्मा जी? वाह बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार यादव जी, नरेंद्र जी, क्यों लिख रहे हैं, हम क्यों बताएं? अच्छा ऐसा है क्या? ना ना ना, वो शॉर्टकट लिख रहे हैं, वो एकदम से ना, क्यों लिखे मतलब वो शॉर्टकट है। बोल रहे हैं जब एग्जामिनेशन वाला इतना पूछता है फुल फॉर्म तो हम भी बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में आंसर, है ना? बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। तो ये है क्वार्टरली। ये क्या है? क्वार्टरली। इसका जो सही ब्याज है वो है क्वार्टरली, क्वार्टरली इंटरेस्ट। हालांकि इसमें बोला है कि क्वार्टरली या उससे पहले भी दे सकता है, लेकिन वहां पर ऑप्शन जो है हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, तो ये क्वार्टरली दिया जाता है। तो इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड इन सेविंग अकाउंट इन क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी, और डेली प्रोडक्ट बेस पे होता है। ये देखिए इंटरेस्ट रेट भी लिख दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आप आज के अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल देखिए, सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीएलआर। एमसीएलआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एमसीएलआर किसी भी बैंक के लिए जो है एक बेस रेट है जिससे नीचे बैंक फाइनेंस नहीं करती, और इस एमसीएलआर का फुल फॉर्म पूछा गया है। और आप लोग जो है फुल फॉर्म बता दीजिए कि क्या होगा एमसीएलआर का फुल फॉर्म, क्योंकि एमसीएलआर एक ऐसा रेट है। पहले क्या होता था, बीपीएलआर होता था, है ना? बीपीएलआर को क्या बोलते हैं, बैंक बेंच प्राइम लेंडिंग रेट होता था। फिर बाद में वो बेस रेट से बदला, और बेस रेट के बाद फिर वो किस में बदला, वो एमसीएलआर में बदला। और एमसीएलआर के बाद अभी क्या है, आरएलएलआर में आ गया है। तो एमसीएलआर का जो फुल फॉर्म है वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट एक ऐसा लेंडिंग रेट जो चार चीजों को देख के बनाया हो, जिसमें जितना डिपॉजिट होता है उसमें कॉस्ट कितना है, उसका टेन्योर कितना है, और उसके जो, और किसको देखा जाता है, टेन्योर को देखा जाता है। साथ ही साथ जो है वो उसके जो नेगेटिव आपका इफेक्ट होता है, कैश जो नेगेटिव रहता है उसको भी देखा जाता है। तो इसको बोलते हैं एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये सवाल आए थे 20 सवाल। वैसे आप आज के सेशंस में 20 सवाल साझा किया था साथी ने, तो इसलिए हम आपके साथ जो है 20 सवाल साझा कर पाए। अगर आपको नई ऊंचाइयां छूना है, अपने आप को बहुत अच्छे से सीखना है, तो हमारे साथ आइए, है ना? एक थम्स अप कर दीजिए राव साहब, ऐसा कर दीजिए, है ना? अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो हमारे साथ आइए, और अगर बहुत अच्छी पढ़ाई करना है तो बैंक जाइए, लोन लीजिए एजुकेशन और पढ़िए, है ना? अपने नज़दीकी शाखा से संपर्क करिए और लोन लीजिए। तो आप लोग भी बैंक के मैनेजर, बैंक के साथ काम करते हैं, तो आप लोग भी जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं उनको क्या करिए, उनको सम्मानित करिए। तो मैं क्या करता था कि जैसे जिस जिले में आप काम करते हैं, जो भी टेरिटरी आपका है, जो टेरिटरी आपका है, आप ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। तो आपके जो टेरिटरी है, मान लीजिए सपोज 5 गांव है आपके बैंक के अंदर, तो 5 गांव में खबरी रखिए, खबरी रखिए, है ना राव साहब? खबरी लाल, खबरी लाल होता है ना?
खबरीलाल मतलब जो इन्फॉर्मेशन देता है, हेलो हेलो सर, हेलो सर, वो फलां की लड़की सर टॉप करे है सर, टॉप की है सर, टॉप की है। अरे कहाँ टॉप की है? एमबीबीएस टॉप की है। तो हो गया काम आपका। हम्म। तो जब खबरीलाल रखेंगे तब तो फोन करेगा कि सर वो शर्मा जी के यहाँ की जो गुड़िया है ना, वो एकदम एमबीबीएस का एडमिशन हो गया सर, तो आप क्या करोगे? है ना, राव साहब सीधे गाड़ी उठाएंगे, स्कूटर, बुलेट, बुलेट उठाएंगे, चलो भाई शर्मा जी के घर चलते हैं। शर्मा जी के घर गए और बढ़िया बुके उके लेके गए हैं, बच्ची के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके गए बैंक की तरफ से, है ना। और उनको ना बोले सर ये तो पूरा हमारे इलाके के लिए सौभाग्य की बात है कि आपकी बिटिया ने पूरा एमबीबीएस में टॉप किया है, या उसका रिटर्न एग्जाम पास किया है, वो एडमिशन के लिए जाएगी। सर हमें बहुत अच्छा लगा सर, व्यक्तिगत तौर से बहुत अच्छा लगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है शर्मा साहब, आपकी बेटी जो है पढ़ेगी, बढ़ेगी, देश का सम्मान करेगी, गौरव करेगी। आप पैसे की चिंता मत करिए, आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए शर्मा जी, आप मुस्कुराइए। तो बोलेंगे सर पैसे तो बहुत लगेंगे सर हमारे पे पैसे। अरे सर हम है ना, हम है ना, पैसे देंगे ना आपको, एजुकेशन लोन देंगे, है ना। ये हुई ना बात। तो आप पता करिए कितने होनहार लड़के हैं बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बेंगलुरु जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ऐसे लोगों को फाइनेंस करिए। और ये होनहार साथी फिर बैंक का मैनेजर बन के आएंगे, कोई आईटी सेक्टर में आएंगे, बड़े पैकेज के साथ आएंगे, फिर वो लोन चुकाएंगे अपना, और जो है शानदार तरीके से आपका काम चलता रहेगा। तो ये हुई आज के सेशंस में। आशा करता हूँ, ऐसे तो बातचीत करते करते हम बात ही करने आए थे हम आज के सेशंस में। कल जो है कुछ कंप्यूटर में सवाल आए थे, उनमें चर्चा कर लेंगे, 20 एक सवाल। और फिर उसके बाद जो है डेली जो है कुछ ना कुछ सेशन चलता रहेगा। बहुत सारा खजाना आपके पास है ना। राव साहब चिंतित हो गए कुछ लग रहा है। बताइए। हाँ ये साहब। खजाना का तो पता तब चलेगा जब एग्जाम एग्जाम सामने आएगा। हाँ हाँ, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। पहले से मत डरिए, आप तो बहुत दिन दिन से मेरे साथ हैं। आप बोलिए कि सर बहुत ही जबरदस्त होगा एग्जाम, ऐसा बोलिए मेरे साथ कि सर बिल्कुल मुझे सर, लग रहा है। तैयारी जबरदस्त है, आपके साथ तैयारी जबरदस्त है, बिल्कुल एक हम्म प्रमोशन लेना हर हालत में है। ये भी ना बात। हम डरे क्यों कि अंजाम बुरा होगा, हम सोचे क्यों कि आगे क्या बिल्कुल नहीं। होगा, बढ़ाते रहे इस हौसले से कदम, क्योंकि कुछ न हुआ तो क्या हुआ, जो मिला तजुर्बा वो तो नया होगा। हम्म। तो आज देखिए ये सर दो एक तारीख। क्वेश्चन है। हम्म अभी मैं पढ़ रहा था हम्म कि एससीसी रिकमेंडेड बाय, तो हम्म। एक जगह लिखा है टीएम भसीन, एक जगह लिखा था आरवी गुप्ता। तो मैं सर फंस गया वहां पे, कौन सही है फंस गए, उसमें? हम निकाल देते हैं अभी। आपने जब फंस गए तो आप मैंने आपको मैसेज भी किया था इसका कि सर ये क्लियर थे। करिए। वो क्या है राव साहब, 1000 1500 मैसेज आता होगा, तो कई मैसेज दिखता है, हाँ कई सर। मैसेज एकदम नीचे चला जाता है, एकदम पूरा एकदम सुर्रा करके एकदम पूरा जो जी जी। एरोप्लेन जैसे चला जाता है नीचे। तो होगा वो टेस्ट में कहीं आंसर में गलती हो गई होगी। एक्चुअल में टीएम भसीन जो है वो सही आंसर है ना। इसको लॉक कर दें राव साहब, टीएम भसीन साहब को लॉक कर दीजिए। जी। टीएम भसीन, टी टीएम भसीन जो है वो अभी सही एक है। लिटरेचर में लिखा था आरवी गुप्ता। वो गलत है ना, वो गलत है। अब मैं देखता हूँ आपका, अगर व्हाट्सअप कब किए थे, कब किए थे ये राव साहब, आज किए थे? आवाज आपकी। आवाज आ हाँ, रही है? आज मैं अभी कर रहा था एक। आवाज आपकी नहीं आ रही सर। आ रही, आवाज आ रही है ना? अब आ रही है। हम्म। तो इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, हेलो। केसीसी का रिकमेंडेशन आरबी गुप्ता, तो कहीं टीएम भसीन। तो जो नए किसान क्रेडिट कार्ड जो गाइडलाइन है, उसका रिकमेंडेशन टीएम भसीन जी ने किया है। और ये आरबी गुप्ता कहाँ पढ़े, कहाँ पर आया है ये? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है? अनिल जी आवाज आ रही है मेरी? एक हमारे पास अभी। हाँ हाँ, सर, हाँ अब आ रही है सर। अब आ रही है। बोलिए बोलिए। ये एक मेरे जो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं एग्जाम में, प्री हम्म। एग्जाम ट्रेनिंग, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जो उन्होंने पीडीएफ दिया है उसमें आरवी गुप्ता लिखा हुआ है। तो ऐसा मुझे क्या? टीएम भसीन आपका आपके लिटरेचर से मुझे याद था टीएम भसीन, तो मैं तुरंत पलटी किया पन्ना तो उसमें टीएम भसीन था।
और इनके पीडीएफ में लिखा है आरबी गुप्ता, तो मैं फंस गया। हमने कहा अरे हो गया। आपके सारथी हम हैं, आप हमारे साथ चलिए, ठीक है। आप हेलो। आपके सारथी हम हैं, आप हमारे साथ चलिए, मजा आएगा। तो जी जी जी, बिल्कुल टीएम मजा बसीन, आता है। आप टीएम बसीन साहब में टिक लगा के आ जाइएगा, बाद में अपन निपटेंगे उनसे, ठीक है। ठीक ठीक। हेलो। हाँ बताइए अनिल कुमार जी। हाँ सर, मैं ये कहता सर, पीएनबी के पे कुछ टॉपिक के मॉक टेस्ट मिल जाते सर, ज्यादा अच्छा होता, थोड़ी तैयारी हो जाती। इंग्लिश सर अच्छा, तो बाकी। पद पद प्रदर्शक से तैयारी कर रहे हैं ना सारा चीजें? हेलो। पद हेलो। पद प्रदर्शक से पढ़ रहे हैं ना? हेलो सर, आवाज नहीं आ पा रही। राव साहब मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ। अच्छा, हाँ क्या हो सर, अब गया आ आज? गई। आज टोटका हो गया लग रहा है, आवाज रुक जाता है। हेलो। सेशन में आवाज आ रही थी ना बराबर? हाँ सर, सेशन मारी थी, अब नहीं आ पा रही, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रहा। अच्छा अच्छा। तो अब वो हम्म, शायद वो टेक्नोलॉजी वाला बोल रहा होगा, भैया रात हो गई, जल्दी निकलो निकलो चलो। हाँ सर, हो सकता है। हाँ, सर चलिए, वो थोड़े से पीडीएफ कह रहे थे आपके, मैं सेंड कर दूंगा कि मॉक टेस्ट के सब स्टाफ से रिलेटिव, अगर हाँ सर हाँ कर देते तो थोड़ी तैयारी हो जाती। ठीक है अनिल जी, है ना? सर मैं करता हूँ, है रिक्वेस्ट ना? है सर, पिछली बार भी हमारा नहीं हो पाया था, इसलिए आप पे भरोसा है बस, इस बार कैसे ना कैसी आपके आशीर्वाद से। जरूर जरूर, मैं पूरा आपकी मदद करूंगा, आप भरोसा रखिए। जी और जी कुछ जी। क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट बना रहा हूँ आपके लिए। और जैसे जी अभी जी। अभी आज कितने सवाल देखा आपने? जी मैंने देखे, काफी सवाल देखे, तो वो लगा उसके भी। उससे आइडिया मिल गया कैसे सवाल आएंगे आपको, है ना? जी जी हाँ, थोड़ा आइडिया हो गया सर और इसमें। फिर आपके जो इंटरनल आपके जो मेनू वगैरह हैं उनसे 10 सवाल आते हैं। फिर आप जी जी देखिएगा अभी कल परसों या जब भी सभी समय मिलेगा अगला, तो मैं कंप्यूटर के सवाल साझा कर दूंगा, क्या क्या सवाल आए हैं, तो वो सारे जी। सवाल आएंगे, ठीक है। तो ठीक है आप सर। थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आपको मदद करूंगा, प्रोवाइड कराता हूँ अभी आपको व्हाट्सएप पे, है ना? तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ठीक है राव साहब। तो आप बात सबकी नहीं आ रही थी। हाँ जी। तो आज आप सभी को इसी से के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आया है। और विभूति जी कुछ बोलना चाहेंगे? विभूति जी नींद आ रही है? नहीं सर, नहीं सर, ये पूछ रहे थे सर हाँ। कि सर हम लोग का पीएनबी का 23 तारीख को तो एग्जाम है सर, हम्म लेकिन उसमें जो जमा योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है सर, उसको हम्म। एक बार आप यदि उसको करवा देते तो हम लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो हाँ, जाती सर। अगला बना रहा हूँ उसी से जमा योजनाओं पे, है ना? और बाकी सब जो सर आप करवाए हैं, बैंक और प्लस जो ये डिजिटल बैंक वाला करवाए, वो तो सर काफी तक बहुत अच्छा होगा, ये तो हो गया। लेकिन सर एक तो सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, जो जमा योजनाओं से संबंधित हम लोगों का है पर में, उसको एक बार हम लोग को अपने माध्यम से सर उसको बता दीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग को पता चले कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सर। ठीक है, कर लेंगे, है ना? ठीक है, उसको भी करेंगे। हेलो सर। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, उसको जमा योजनाओं को बनाएंगे। मैं हाँ नोट सर। कर लिया हूँ, इसमें बनाएंगे। और आज चलिए आज का सेशन से ही समाप्त करते हैं विभूति जी। फिर हम लोग फिर कल हाँ सर। दूसरे सेशन के साथ मुलाकात करेंगे। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपके अच्छे उत्साह और प्रसन्नता के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि। सब स्टाफ के लिए सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देंगे विभूति, है। ठीक है ठीक सर। है, अब बढ़िया करके सो जाओ, पहले सो गए थे अभी सो जाओ, ठीक है। हाँ, ठीक है, सो जाइए। बिल्कुल सर, थैंक ओके, यू सर, थैंक गुड यू। नाइट, गुड नाइट।